हेलो। तो ये अपने पास डायगोनलाइजेबल का आ गया, ठीक है। अब मान लो किसी मैट्रिक्स n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसके आइगन वैल्यू है लैम्बडा 1 से लेके लैम्बडा n तक। अब अगर पूछ ले कि A ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू क्या होंगे, तो अगर A का आइगन वैल्यू लैम्बडा 1 से लेके लैम्बडा n तक है तो A ट्रांसपोज का आइगन वैल्यू सेम नहीं होगा, उसके भी आइगन वैल्यू क्या आएंगे, सेम आएंगे। अब अगर मान लो कोई एक एक्सप्रेशन है जैसे ए एन बाय एन है। अब मान लो मैंने एक अल्फा 1 कुछ A1 प्लस अल्फा 2 A2 इसका आइगन वैल्यू पूछ ले, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 लैम्बडा 1 सॉल्व अप टू अल्फा एन लैम्बडा। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ पुट कर दो, अपना आइगन वैल्यू मिल जाएगा। मतलब जैसे अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 2 3 है, अपने को पूछ रहा है कि ए स्क्वायर के आइगन वैल्यू क्या होंगे, तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मान लो 2 टाइम्स एक आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3। तो इसी का यूज करके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक ही बार लिख लिया। ठीक है, इसके आइगन वैल्यू निकालने से अच्छा है डायरेक्ट आप इसी में लैम्बडा 1 पुट करके आइगन वैल्यू निकाल लो। अब अगर ए इनवर्स का आइगन वैल्यू पूछ रहा है, अब इसके लिए कुछ ध्यान रखना है। कोई भी मैट्रिक्स अगर ए इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, कि जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट ए को हम लोग ने डिफाइन कैसे किया था, लैम्बडा 1 से लेके लैम्बडा n तक। अगर इसमें से एक भी आइगन वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी आइगन वैल्यू है वो सब क्या होने चाहिए, नॉन जीरो आने चाहिए। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब सारे आइगन वैल्यू क्या होंगे इसके, नॉन जीरो। तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ए लैम्बडा। मतलब लैम्बडा 1 के लिए 1 अपॉन या फिर सिंपल 1 अपॉन लैम्बडा आई, वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे ही एडजॉइंट ऑफ ए का अगर निकालना है तो इस केस में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे लैम्बडा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर लैम्बडा जीरो भी आ गया तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया, ठीक है, बस इतना ही आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्बडा, ए इनवर्स का 1 अपॉन लैम्बडा, और ये पॉलिनोमियल का बहुत यूज होता है, और ए ट्रांसपोज में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म फॉर्म क्या होता है। मान लो इसको एक एग्जांपल समझ लो, ए एन बाय एन और का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ले लिया, सपोज एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और मान लो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल ले रहा हूँ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो इसका मतलब यही इसके आइगन वैल्यू है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर इसका क्या निकालना है, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना है। अब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालने के लिए ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है। तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, ये जितने डिग्री का है उतने डिग्री का एक क्या बनाते हैं हम लोग, ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, तो ये 1 डिग्री का एक है, एक ब्लॉक बनेगा, ये 1 डिग्री का एक है, ये एक ब्लॉक बनेगा। तो जब ये 1 डिग्री का ऐसे ब्लॉक बनाते हैं तो उस केस में याद रखना है, जैसे मान लो अगर ये बनाते हैं तो ये 1, देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो पहले ब्लॉक ही देख लेते हैं उसके बाद।
ये ले ले, इसका एक ब्लॉक बनाना है, ठीक है, जॉर्डन ब्लॉक बनाना है। तो ये कितने ऑर्डर का है? 3 डिग्री का है ना। तो इसमें क्या करना है, डायगोनल पे ये जो आइगन वैल्यू आ रहे हैं वो लिखना है। इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे? 1 1 1। तो डायगोनल पे किसको लिखना है? 1 1 1। और इसके जस्ट ऊपर भी क्या क्या लिखना है? 1। इसके जस्ट ऊपर क्या आएंगे? एक तो यहाँ आएगा और एक तो यहाँ आएगा, और बाकी सारे एंट्री को क्या लिखना है? 0 लिखना है। ये क्लियर है? इसको बोलते हैं जॉर्डन ब्लॉक बोलते हैं। ये क्लियर है सबको? जॉर्डन ब्लॉक। हाँ, ये मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए ही बनाते हैं हम लोग। पहले ब्लॉक सीख लेते हैं। अब जैसे मान लो अगर एक लैम्बडा ले रहा हूं मैं 3 और -1 के लिए बना रहा हूँ, तो ये क्या बताता है अपने को कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसमें आइगन वैल्यू कितना यूज कर रहे हैं। तो क्या आएगा? ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। डायगोनल पे क्या लेंगे हम लोग? -1 -1 1, और इसके जस्ट ऊपर क्या ले लेंगे? 1, और बाकी सारे एंट्री क्या आ जाएंगे इसके? 0। ये क्लियर है सबको? तो ये अपने पास जॉर्डन ब्लॉक हो गया। तो जॉर्डन ब्लॉक मतलब डायगोनल पे 1 को रखते हैं और बाकी सारे एंट्री क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। ठीक है? हेलो? अब अगर मान लो मिनिमल पॉलिनोमियल में मैंने क्या कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बोलते हैं। कब बोलते हैं हम लोग? जब सारे लीनियर फैक्टर होंगे। अगर सारे लीनियर फैक्टर है, इसका मतलब जो भी ब्लॉक बनेगा वो सिंगल सिंगल ऑर्डर का बनेगा। तो जब मैं सिंगल सिंगल ऑर्डर का बनाऊंगा तो जो उसके ऊपर 1 लिख रहा हूँ वो तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो हर एक बार सिर्फ डायगोनल पे ही एंट्री आएंगे। डायगोनल के ऊपर वाले भी सारे 0 हो जाएंगे और डायगोनल के नीचे वाले भी। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में अगर सिर्फ डायगोनल पे एंट्रीज है तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो मैट्रिक्स मेरा डायगोनलाइजेबल होगा। अगर मान लो उसके ऊपर एंट्री है डायगोनल के ऊपर, तो वो कभी भी जो अरे डायगोनलाइजेबल नहीं होता। तो यहां से आ जाते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल वाला। अब मिनिमल पॉलिनोमियल के सारे क्या लीनियर फैक्टर है, तो सब कैसे बनेंगे? एक सिंगल सिंगल ब्लॉक बनेंगे, और उसमें सारे क्या आएंगे? सिर्फ उसके आइगन वैल्यू आते हैं, उसके ऊपर कोई कुछ एंट्री नहीं रहता। क्लियर है सबको ये? हम्म। हाँ, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन रहेगा, क्योंकि वो सेम जैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला रहता है ना, सेम ये भी वही है। लीनियर फैक्टर रहेंगे। और ये जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बना रहे हैं ना, ये सिमिलर मैट्रिक्स होता है। मतलब कोई एक मैट्रिक्स है और उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म जितने भी बनेंगे ना वो सारे आपस में सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर है इसका मतलब क्या है कि अगर जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म खुद अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? डायगोनलाइजेबल। तो एक चीज यहां से ये समझ में आ गया कि जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या हमेशा क्या रहता है? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा ना। हाँ, वो डिपेंड करता है किस ऑथर्स में, कुछ नीचे भी लिखते हैं कुछ ऊपर भी। लेकिन रहेगा क्या? या तो सुपर अपर ट्रायंगुलर रहेगा या तो लोअर ट्रायंगुलर रहेगा। बट दोनों ही केस में कैसा मैट्रिक्स आ रहा है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हर मैट्रिक्स का जब मैं जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म बनाऊंगा ना तो वो हमेशा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आता है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो आइगन वैल्यू है ना वो उसी फील्ड से होना चाहिए। जैसे मान लो मैं रियल पे कर रहा हूँ तो वो रियल पे आना चाहिए। तो अगर मान लो कोई रियल मैट्रिक्स है और उसके सारे आइगन वैल्यू रियल आ गए तो वो हमेशा क्या होता है? ट्रायंगुलेबल मैट्रिक्स ही आता है, क्योंकि उसका जो जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म रहेगा वो तो हमेशा ट्रायंगुलर आएगा। ठीक है? तो हर एक मैट्रिक्स ट्रायंगुलेबल होता है, लेकिन उसके आइगन वैल्यू उसी फील्ड के अंदर होने चाहिए। ये क्लियर है? ये समझ में आया सबको? क्योंकि ट्रायंगुलेबल का बहुत सारा डेफिनेशन है। तो जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म हमेशा ट्रायंगुलर है, तो हर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। बस उसका आइगन वैल्यू उसी फील्ड के अंदर रहना चाहिए। अगर रियल है तो रियल के अंदर रहना चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये बोल सकता हूं मैं कि हर मैट्रिक्स ट्रायंगुलेबल होता है इन सी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई मैट्रिक्स है उसको रूट ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? स्केलर क्या आएगा? या तो कॉम्प्लेक्स ही होगा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर वो हमेशा ट्रायंगल, क्योंकि जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलेबल।
तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है यार, जस्ट उसका क्या निकालो, आइगन वैल्यू। अगर वो रियल है तो रियल के अंदर ट्रायंगुलर होगा, अगर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर तो हमेशा होगा। तो क्वेश्चन में चेक कर लेना, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो उसको डायरेक्ट टिक कर देना, रियल के अंदर पूछा है तो सिर्फ उसके आइगन वैल्यू चेक कर लेना कि वो रियल है कि नहीं। डायगोनलाइजेशन मतलब डी के सिमिलर होगा, ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। और इनका आपस में है कि जो मैट्रिक्स अगर डायगोनलाइजेबल है तो ऑटोमेटिक ट्रायंगुलेबल मतलब ट्रायंगुलेबल हो जाता है, ठीक है। डी implies टी, टी डजंट इम्प्लाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं अभी। अब ये देखो, पहला क्वेश्चन जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि V अगर एक फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है और T बिलोंग कर रहा है L ऑफ V। L ऑफ V मतलब ये अगर लीनियर ऑपरेटर रहता है ना सिर्फ L ऑफ V लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि V से लेके V तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है। अगर V और W यूज करते हैं इसका मतलब वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और लैम्डा क्या है, उसका आइगन वैल्यू है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा ये पूछा है। फर्स्ट वाला फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट वाला फॉल्स होगा कि करेक्ट होगा। बी वाला फॉल्स होगा ना। अभी स्टेटमेंट देखे थे ना हम लोग कि अगर लैम्डा को आइगन वैल्यू बनना है तो टी माइनस लैम्डा आई एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब वन वन नहीं होगा। अगर वन वन नहीं है तो उसके कर्नल टी के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट मतलब जीरो के अलावा भी एलिमेंट आएंगे, तो ये तो हट जाएगा ना, तो ये करेक्ट हो गया ये। अब जाहिर सी बात है अगर मेरा वन वन नहीं है और वी वी से ही जा रहा है तो इसका मतलब वो ऑन टू भी नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट आ गया। डिटर्मिनेंट सॉरी करेक्ट आ गया, ये डिटर्मिनेंट भी जीरो आ रहा है। टी माइनस लैम्डा अगर सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि कर्नल टी माइनस लैम्डा अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब सिर्फ जीरो वेक्टर ही ऐसा जो जीरो पे जा रहा है, तो इसका मतलब टी माइनस लैम्डा ही क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब तब तो वो डेफिनेशन ही नहीं रहेगा ना, क्योंकि डेफिनेशन में क्या देखा था हम लोग ने कि वो सिंगुलर आना चाहिए। टी माइनस लैम्डा इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए, तो ये बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ जाएगा। अब इसमें देखो 3 नॉट 5 में कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है ऑन R⁴ हैविंग द मिनिमल पॉलिनोमियल x प्लस 1 का होल क्यूब, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। टी डायगोनलाइजेबल होगा ओवर आर, टी नील पोटेंट है, टी ट्रायंगुलेबल है, या इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x प्लस 1 का क्यूब होगा। सी है। पहला इसमें क्या रिजल्ट यूज करेंगे कि मिनिमल पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी रूट होंगे वही सारे इसके आइगन वैल्यू होंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही रूट यूज हो रहा है -1। मतलब जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल होगा उसके सारे रूट क्या आने चाहिए, -1 -1 -1। इसका मतलब ये नील पोटेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि नील पोटेंट के सारे आइगन वैल्यू क्या आते हैं, जीरो, ये हट गया। डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल में ये लीनियर फैक्टर नहीं आ रहा है। तो जब मैं उसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म बनाऊंगा ना तो कैसे आएंगे, -1 -1 -1। इसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म कैसे बनेगा, एक ही जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म पॉसिबल है इसका, -1 -1 -1, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे 1 1, और बाकी सारे एंट्री 0, और जो बचा अकेले उसको अलग से लिख देंगे, ठीक है। बाकी का एक ऑर्डर सिंगल ऑर्डर का बनेगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जीरो क्यों आएगा, सिर्फ आइगन वैल्यू ही आते हैं, उसके आइगन वैल्यू सारे -1 ही रहेंगे ना। सुनो सुनो ध्यान से, ये जो डायगोनल पे ना उसके सिर्फ आइगन वैल्यू को ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 आइगन वैल्यू तो ये हो गए मिनिमल से, और जितने मिनिमल में रूट यूज हो रहे हैं ना वही सारे उसके आइगन वैल्यू होंगे। तो सिर्फ -1 ही यूज हो रहा है ना, तो उसका आइगन वैल्यू -1 ही होगा, उसके अलावा कोई आइगन वैल्यू उसका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो 4 डिग्री का है ना
वो भी एनालिटिक पॉलिनोमियल है, और 3 डिग्री का जो है वो भी एनालिटिक पॉलिनोमियल है। इससे कम डिग्री का कोई मिनिमल पॉलिनोमियल, इसका जस्ट मीनिंग है, मतलब ये a प्लस 1 क्यूब करूंगा तब भी 0 आएगा, लेकिन जब मैं a प्लस स्क्वायर करूंगा तो ये 0 नहीं आएगा। a प्लस 1 का मतलब a प्लस आई का क्यूब भी 0 आएगा, a प्लस आई रेस टू 4 भी 0 आएगा। मिनिमल पॉलिनोमियल लिस्ट वाला, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म हो गया। ये डायगोनल नहीं है, इसलिए मेरा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। क्लियर है सबको ये? हेलो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, डायगोनलाइजेबल ओवर आर भी नहीं है, टी नील पोटेंट भी नहीं है। ये क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर a n डिग्री का है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी क्या होगा, n डिग्री का होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ क्या होगा, ये t इज अ ट्रायंगुलेबल ओवर r, ये तो रहेगा ही ना, क्योंकि इसके सारे आइगन वैल्यू क्या है, रियल है, और रियल बोला भी है, क्या हुआ, रियल ही बोला है ना, हाँ, r/4 में है, तो ये रियल भी है, इसके लिए क्या आ जाएगा, ट्रायंगुलेबल ओवर r। अब इसमें देखो, ये क्या कह रहा है, E1 0 पे जा रहा है, EJ -1 पे जा रहा है। एक काम करना, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, इसको बनाओ, एक मैट्रिक्स बनेगा, चेक कर देना कि आइडम पोटेंट है, नील पोटेंट है क्या, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। A, if a real matrix A has a characteristic polynomial x minus 1 x square plus 1, then which of the following statement about A is true? यहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3/3, उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, तो 3 रूट आएंगे, एक i माइनस आई और 1, ये 3 आइगन वैल्यू आ गए। तो अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इन्वर्टिबल आ जाएगा। इन्वर्टिबल कैसे पता चला कि इसके जितने भी रूट है वो सारे नॉन जीरो है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा, नॉन जीरो, तो डी इन्वर्टिबल आ गया। और हाँ, याद रखना, अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है ना, तो कैसे चेक करते हैं, अगर उसका कांस्टेंट टर्म जीरो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मेरा नॉन इन्वर्टिबल है। अगर कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल होगा। नील पोटेंट होगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे आइगन वैल्यू जीरो नहीं है। ट्रायंगुलेबल ओवर आर नहीं होगा, ट्रायंगुलेबल ओवर सी होगा। अब जब ट्रायंगुलेबल ही नहीं है तो डायगोनलाइजेबल तो होगा ही नहीं। अब जैसे ये निकाला ना मैट्रिक्स ए, ये किसके सिमिलर होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये जो जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए क्या बनाना पड़ेगा अपने को, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना रहेगा, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका आइगन वैल्यू, अरे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के बाद उसमें चेक करो कि कौन सा एनालिट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, एनालिटिंग चेक कर लो, एनालिटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, वो भी लोवेस्ट डिग्री का। फिर उसके बाद इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनाना। हाँ, ये एक डेफिनेशन है नीलपोटेंट का, इसको याद कर लो ऐसे ही, कि अगर कोई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो हमेशा एक वेक्टर मिल जाता है कि v t ऑफ v सॉल्व टू t रेज़ टू n माइनस v। अगर ये ऑपरेट करेंगे सब पे ना, तो ये एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये डेफिनेशन है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, ठीक है, कि t अगर नीलपोटेंट है तो ये चीजें होती है। v ऐसा मतलब n माइनस 1 तक ऑपरेट करेंगे, और v, तो ये वेक्टर क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसमें देखो 321 में कि इफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए सेम एज मिनिमल पॉलिनोमियल विच रीड एज, मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, देन द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अगर सेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अलग अलग आते, यूनिक नहीं आता, फिर अलग अलग आएंगे। बट यहाँ पे सेम है तो डायरेक्ट निकाल सकते, एक 3 ऑर्डर का बनेगा और एक सिंगल ऑर्डर का। सी ऑप्शन है ना, 3 ऑर्डर का बनेगा, इसका मतलब क्या है, डायगोनल पे 1 और इसके ऊपर 1 और बाकी सारे एंट्री 0।
और एक सिंगल ऑर्डर का बनेगा जिसके डायगोनल पे सिर्फ 1 आएंगे और 4 आएगा, बाकी सब 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है सबको ये? अब 322 में देखो, टी एक लीनियर ऑपरेटर है, डिफाइन कर रहे किसी वेक्टर स्पेस पे V से लेके V तक। कर्नल T का डायमेंशन ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? अब देखो, कर्नल T का डायमेंशन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 नहीं है। नहीं, पहले इसको ही करते हैं। कर्नल T का डायमेंशन ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि कर्नल T के पास एक से ज्यादा वेक्टर है, मतलब 1 1 नहीं हो सकता। अगर 1 1 नहीं है, इसका मतलब उसके पास 0 1 1 नहीं, इसका मतलब क्या, मैट्रिक्स में सिंगुलर होगा। सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब 0 है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू इसके पास 0 आएगा। तो 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी, इन्वर्टिबल हो नहीं सकता, ये भी एलिमिनेट। नीलपोटेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। नीलपोटेंट के केस में हर एक आइगन वैल्यू 0 होना चाहिए। इससे अपने को ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके सारे आइगन वैल्यू 0। इमेज टी वी के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं है, और लीनियर ऑपरेटर के अंदर अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं है तो 1 1 नहीं होगा। क्लियर है सबको ये? बाकी वैसे ही पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट पता चल गया कि अगर नॉन इन्वर्टिबल है तो 0 उसका आइगन वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, if A is a 2 by 2 real matrix with trace 0 and determinant 1, then the eigenvalue of A are, तो इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे? ट्रेस 0 है, डिटर्मिनेंट 1 है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, उसका रूट निकाल लो बस। एक्स स्क्वायर, ट्रेस 0 है मतलब एक्स वाला टर्म नहीं रहेगा, और डिटर्मिनेंट के प्लेस पे 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट क्या आ रहा है, आई और माइनस आई, तो कौन सा आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स विद अ नॉन जीरो रियल पर। ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आया? वो फॉर्मूले में पुट कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ट्रेस वाला 0 है तो वो पार्ट पूरा 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं इसका। पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, एक्स क्यूब, उसके बाद ट्रेस लिखो, 4 + 1 5 - 1, तो कितना आ जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, उसके बाद इसके जितने भी a11 निकाल लो, a22 निकाल लो, a33 निकाल लो, उनका सम कर दो, तो उसके बाद ना एक रूट तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो एक रिजल्ट और याद रखो कि अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके हर एक सम का आंसर अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है, या फिर हर एक कॉलम का सम अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो उसका एक आइगन वैल्यू क्या होता है, वही कांस्टेंट नंबर होता है। जैसे इसमें देखो 3 + 1 4 - 2 2 आ रहा है, 4 - 2 2 आ रहा है, 3 - 1 2 आ रहा है, तो उसका एक आइगन वैल्यू 2 है। वो तो ऐसे ही पता चल जाता है, फिर यहाँ से ही पता चल जाएगा कि इसका आइगन वैल्यू 1 या 2 है। क्या लार्जेस्ट? हम्म, पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा उसके लिए तो इससे अगर मेरे को कम करना है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू से, तो अगर मैं 900 ले लूँ, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, बताता हूँ नेक्स्ट पिक्चर में। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, 4 - 2 = 2, तो ये इसका एक आइगन वैल्यू 2। इससे क्या होता है, जब रूट निकालते हैं ना, तो डिफिकल्ट अगर है तो उसका एक रूट पहले से अपने को पता चल जाता है। अगर यहाँ से नहीं पता चल रहा है तो ऑप्शन से पता चल जाता है कि उसका रूट क्या चेक करना है। ये देखो, ए अगर 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
ए क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके सारे आइगन वैल्यू क्या होंगे? 0। तो सारे आइगन वैल्यू 0, इसका मतलब डायगोनल पे 0 और इसके ऊपर क्या आएंगे? सब 1 बनाएंगे। तो किस में आ रहा है? सब में 0। एक तो इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर 1 1 सिर्फ ए ऑप्शन में, ठीक है। तो सिर्फ ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डायगोनल पे 0 और इसके ऊपर 1 1। क्लियर है सबको ये? एक्स स्क्वायर इज नॉन जीरो ना? ठीक है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल यही आएगा क्योंकि ये नॉन जीरो बोल दिया है ना। इफ अ रियल मैट्रिक्स ए हैज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये, और मिनिमल पॉलिनोमियल इसका ये गिवन है, लीनियर फैक्टर। अब इसमें देखो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, वैसे ज्यादा हार्ड देंगे नहीं, क्योंकि ये देखो ये 1 1 है और ये 2 तक है, और इसमें क्या है? सब 1 1 है, तो ये तो आगे चेंज नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ इसको एक चेंज करना है कि x माइनस 2 को 1 तक लेके जाना है। तो इस केस में इसका, अच्छा जॉर्डन कोनिकल फॉर्म नहीं पूछा है ना, सिर्फ यही पूछा है। ट्रेस ए पूछा है, इसका डिटर्मिनेंट पूछा है, ए डायगोनलाइजेबल है कि नहीं पूछा है, और ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल क्या आएगा इसमें से? सारे लीनियर फैक्टर है, सारे लीनियर फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये डायगोनलाइजेबल है, तो ये अपने पास करेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रेस के लिए क्या चाहिए? सिर्फ यही चेक कर लो। तो 2 और एक है ना, क्योंकि इसमें 2 डिग्री का है, तो इसका मतलब 2 + 2 4, और ये 4 + 1 5 और 5 + 3 8, तो ट्रेस भी 8 आ रहा है। और डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे? सबका प्रोडक्ट, तो ये 2 टाइम है, क्योंकि x माइनस 2 का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है उसको 2 डिग्री है, तो 2 2 4, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो डिटर्मिनेंट भी क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा होगा? कि ए इज, जो नॉट डायगोनलाइजेबल बोल रहा है ना, ये इनकरेक्ट आ जाएगा। इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स इज ये, और उसका मिनिमल पॉलिनोमियल ये गिवन है, तो पूछा है कि इसका जॉर्डन कोनिकल फॉर्म क्या होगा। बोलो क्या आएगा इसका जॉर्डन कोनिकल फॉर्म? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक तो ये 2 ऑर्डर का बनेगा, और एक ये सिंगल, और एक 2 का अलग से सिंगल आ जाएगा, ठीक है। ये जब 2 ऑर्डर का बनाएंगे तो 1 1 और ये 0 1, ये एक अलग आ जाएगा, और 2 का एक सिंगल आएगा। नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, ये वाला आएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है सबको? हेलो? इसमें क्या बोल रहा है? टी r⁴ से लेके r⁴ तक जा रहा है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है x माइनस 5 का होल क्यूब x माइनस 6। अगर t डायगोनलाइजेबल है, तो अभी हम लोग डेफिनेशन देख के आए हैं। ये किसका डेफिनेशन है? फाइ के ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का, और ये भी फाइ का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? 3 ही आना चाहिए, जितने उसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी क्या होना चाहिए? 3, तभी जाके उसके पास 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी चेक नहीं करना है। मिनिमल पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर डायगोनलाइजेबल दिया है तो सारे लीनियर होने चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा, तो सिर्फ बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर है सबको? समझ में आ रही है? ये इसमें आइगन वैल्यू निकालना है, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको चेक वैसे निकालने की जरूरत नहीं रहता, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। जैसे इसमें 3 3 आ रहा है, नहीं इसमें 3 आ रहा है, इस पे 3 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ये कैसे चेक कर सकते हैं? एक तो इसका ट्रेस देख सकते हो, एक तो इसका डिटरमिनेंट देख सकते हो।
ट्रेस भी इसका डायरेक्ट आ जाएगा 1+1+1 3, तो जिसका सम 3 आएगा एक तो वो ऑप्शन होगा, और एक यहाँ से डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल लो इसको लेके, तो इससे डिटरमिनेंट चेक कर लो, जिसका डिटरमिनेंट सेम आएगा वही आंसर होगा। द आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होते हैं? रियल नंबर। ये अभी देख के आए हम लोग कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है किसी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या फॉर्मूला था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। तो इसके केस में क्या करना है, देखो सब के सब कैसे मैट्रिक्स, हाँ वो पहले चेक करेंगे ना कौन सा है, तभी तो नोट आएगा ना। देखो ये दोनों का तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू। तो देखो 1 2 3 डिस्टिंक्ट है, तो ये डायगोनलाइजेबल है, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हाँ नहीं है ना, तो डायगोनलाइजेबल है तो मतलब ऑप्शन रॉन्ग हो गया ना, ये डायगोनलाइजेबल है ना ये। हाँ, और इसमें देखो इसमें भी साइड डिस्टिंक्ट है तो ये भी डायगोनलाइजेबल है, बचा ये दो। इसमें भी साइड डिस्टिंक्ट है तो ये भी डायगोनलाइजेबल है, तो सिर्फ ये ऑप्शन, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसमें भी चेक, इसमें चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऊपर वाला है, ये भी है, ये भी है, तीनों डायगोनलाइजेबल हो जाएंगे। ये ऊपर से मैं नीचे देख रहा था, तो बचा ये, यही नहीं रहेगा। ठीक है, इसका मतलब जो 2 के रिस्पेक्ट में जो आइगन वेक्टर आएंगे ना वो लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे, तो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब में डायरेक्ट सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। 352 का देखो, इसमें क्या बोला है, फॉर मैट्रिक्स ए द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये अपने पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है, ये मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है। तो इसको अब इस पर देखो, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी आएंगे, बट एक भी अगर मैच कर गया तो अपना ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक बार क्या करना है इसमें, देखो लैम्डा -2 से 4 तक जाना है ना, तो इसमें हम लोग कितने केस, दो दो केसेस कर सकते हैं ना, एक बार 3 तक जा सकते हैं और एक बार 4 तक जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो? अगर बाकी को अलग अलग करेंगे तो फिर 2 2 का सिंगल सिंगल आएगा, अगर उसको एक ही में रखेंगे तो फिर 2 2 का आएगा। सी ऑप्शन आ रहा है। देखो अगर मान लो इसको मैं, जो बचा हुआ 2 बच रहे हैं ना, अगर उसको डिस्टिंक्ट रखूंगा तो उस केस में क्या आएगा, पहले इसका चेक कर ले, इसको तो चेंज नहीं करना है ना अपने को। इसका तो 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बनेगा, 2 by 2 ऑर्डर का, जिसके डायगोनल पे 3 होंगे, उसके ऊपर 1 आएगा, तो ये किस में आ रहा है, ये तो होगा ही, इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो ना, ये ऐसा बनता ही नहीं है। ये ये भी नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर 1 रहता है, -1 नहीं रहता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा ये दोनों में से एक रहेंगे। अब इसमें देखो 3 के ऊपर सिर्फ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो एक तो इसमें आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा है ना, वैसे ये तो वैसे भी नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहा है, इसमें चेक ही नहीं करना है। ठीक है, ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें 1 1 दिया है, इसके लिए नहीं है, इसमें ये इसके ऊपर -1 दे दिया, इसके लिए नहीं है, और इसमें 1 दे दिया है, जबकि 1 है ही नहीं इसमें ना। तो डायगोनल पे सिर्फ वही आते हैं जो आइगन वैल्यू होंगे, बट इसमें आइगन वैल्यू में सिर्फ 2 और 3 यूज हो रहा है, बट यहाँ पे 1 यूज किया, तो ये तीनों एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ सी वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे पॉसिबिलिटी वाले केस आएंगे ना, तो उस केस में इसको कोई डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ सेट के लिए, बाकी वैसे तो चेक करना पड़ेगा। क्लियर है सबको ये?
और इसमें कौन सा यूज किया है पता है, इसमें जो बचा हुआ टू था ना उसको टू वाला ले लिया, मतलब ऐसा लिया लैम्बडा माइनस टू का स्क्वायर, और बाकी जो लैम्बडा माइनस टू है ना उसको अलग भी ले सकते थे, अगर अलग लेते तो ऐसा नहीं आता, फिर क्या आता है, ये ऐसे ही रहता, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये टू टू का अलग अलग बनता, एक तो वो पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, तो ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये सिर्फ टू तक है ना, अपने को फोर तक जाना है, तो फोर तक जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो मैं लैम्बडा माइनस टू को अलग अलग ले सकता हूँ, लैम्बडा माइनस टू इंटू लैम्बडा माइनस टू, तो उस केस में क्या होगा कि एक एक ऑर्डर का बनेगा, तो टू टू आएंगे। अगर मैं लैम्बडा माइनस टू का स्क्वायर ले रहा हूँ तो उस केस में टू ऑर्डर का बनेगा, तो टू टू उसके ऊपर बनाया है, तो दो में से ये एक पॉसिबिलिटी है, बाकी इसका एक और पॉसिबिलिटी बनेगा। अब इससे पॉसिबिलिटी पूछ ली है कि द नंबर ऑफ सिमिलैरिटी क्लासेस ऑफ 6 by 6 मैट्रिक्स ओवर सी विथ मिनिमल पॉलिनोमियल दिस एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब कितने सिमिलर क्लासेस बनेंगे, बोलो कितने बनेंगे इसमें। इसको कितना लेके आ सकता हूं मैं, इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, और इसके पास थ्री कैसे आएगा, इसका वन और इसका टू, तो टू इंटू वन टू, बी ऑप्शन। हाँ पहले इसका मतलब इसको कहाँ तक लेके आना है, वन से लेके टू तक, तो इसका वन आएगा, इसको टू से लेके फोर तक, तो फोर माइनस टू टू, और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू इंटू वन। क्लियर है सबको ये, हेलो, क्योंकि इसका तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब कैसे बनेंगे, एक तो x माइनस वन का, एक तो यही बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा, x माइनस वन का स्क्वायर और x माइनस टू, अच्छा नहीं ये अलग रहेगा, x माइनस टू का स्क्वायर में एक बार x माइनस टू को अलग अलग रखेंगे, और एक बार x माइनस टू का स्क्वायर ले लेंगे डायरेक्ट। ये वाला बताओ। तो इसमें आइगन वैल्यू भी सेम होगा, नलिटी भी सेम आ जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जब दो मैट्रिक्स सिमिलर रहते हैं उस केस में क्या होता है, उसका डीसी टर्म सेम होता है, तो आइगन वैल्यू भी सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होता है, और नलिटी कहाँ से आ जाता है, रैंक से, क्योंकि रैंक सेम है तो उसका नलिटी भी सेम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आइगन वेक्टर सेम नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। ये वाला कैलकुलेट करो, चलो 372 में द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है, ये लिख लो, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और निकालना है अपने को लैम्बडा वन का स्क्वायर प्लस लैम्बडा टू स्क्वायर प्लस लैम्बडा क्यूब का स्क्वायर, ठीक है।